इंडिया से अगर आइसलैंड प्लान कर रहे हो इस साल और वरिड हो कि कौन से टाइम पे जाए, आइटनरी क्या रखे, कॉस्टिंग क्या होगी, खाना कैसे सॉर्ट करे, कैंपर वैन में घूमे या वैन में घूमे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज मैं आपको डिटेल्ड वे में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगी एंड एंड तक यू विल नो कि कैसे आप अपनी आइसलैंड ट्रिप प्लान कर सकते हो। क्योंकि लेट मी टेल यू, आइसलैंड सच में बहुत डिफिकल्ट कंट्री टू प्लान एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज है। तो अगर आप खुद से प्लान करोगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट आइसलैंड। देखो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप की एक्टिविटीज करनी है। जैसे हम गए थे विंटर्स में क्योंकि मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखनी थी और मुझे ग्लेशियर हाइक करना था, ये हाईलाइट्स थे मेरे। एंड मुझे विंटर रोड ट्रिप हमेशा से मेरे सपनों में थी। तो अगर आपको भी विंटर्स में ये सारी एक्टिविटीज करनी है देन यू कैन प्लान अराउंड अक्टूबर टू मार्च इज द बेस्ट टाइम एंड नॉर्दर्न लाइट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा सीजन है। पर अगर आपको एक्सट्रीम विंटर्स देखनी है देन दिसंबर टू मार्च इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम। अब बात करते हैं सबसे पीक सीजन की। तो आइसलैंड में जून से अगस्त इज द पीक सीजन क्योंकि वो समर्स होता है, सारे रास्ते खुले हुए होते हैं एंड आपको बहुत ज्यादा हाइक्ड प्राइजेस मिलेगी। पर अगर आप पीक सीजन में प्लान कर रहे हो तो तीन चीजों का ध्यान रखना। अपनी एक्टिविटीज एडवांस में बुक कर लेना। अगर आप स्काई या ब्लू लगून जा रहे हो, स्टेज बुक कर रहे हो, गाड़ी या कैंपर वैन, कैंप साइट्स, ये सारी चीजें मिनिमम 20 to 25 डेज पहले बुक कर लेना। अदरवाइज ये बहुत हाई प्राइजेस पे चली जाती है और कभी कभी मिलती भी नहीं है। बट आई थिंक अगर आपको इन दोनों के बीच में कुछ चाहिए देन स्प्रिंग इज अ वेरी गुड टाइम, जो अप्रैल से जून तक का टाइम होता है। इस टाइम पे अगर आपको पफिन्स देखने हैं, बहुत कलरफुल वैलीज हो जाती है, नए नए फ्लावर्स आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लकी है तो आप अप्रैल में भी नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं। तो ये बहुत डिपेंड करेगा आपके चॉइस ऑफ एक्टिविटीज पर। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर विच इज फ्लाइट्स। तो जैसे ही आपने प्लान कर लिया कि आपको कब जाना है तो आप एडवांस में एटलीस्ट 2 से 3 महीना पहले बुक कर लेना इंडिया से आइसलैंड की फ्लाइट, जो कि डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी। तो आपको लेओवर मिलेगा यूरोप में, आप किसी कंट्री को चूज कर सकते हो। जब मोस्टली अगर आप स्विस से जा रहे हो तो ज्यूरिक में होगा या जर्मनी भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा। और अगर आप यूरोप की कोई और कंट्री भी इंक्लूड कर रहे हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे हमने पेरिस पे हम लैंड हुए थे क्योंकि हमारे पास फ्रांस वीजा था एंड पेरिस से हमने आइसलैंड की फ्लाइट करवाई थी आइसलैंड एयर से, जो कि काफी डिसेंट थी। बट लगेज ऐड होके इसके प्राइसेस और बढ़ जाते हैं यूरोप में, जैसे कि सब एयरलाइंस के साथ होता है। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी डायरेक्ट इंडिया टू आइसलैंड विद अ कनेक्टिंग एंड लेओवर फ्लाइट हमेशा सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप इसको ब्रेक करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको यूरोप में कोई कंट्री घूमनी है तभी ये ब्रेक करना, अदरवाइज आपकी कॉस्टिंग काफी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज की बात करते हैं कि हमने मुंबई से पेरिस का डिस्टेंस कवर किया था एतिहाद में, जहाँ पे आबू धाबी हमारा लेओवर था, एंड दूसरा आइसलैंड एयर में किया था जिसकी सर्विसेज काफी अच्छी थी। पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाता है, लेग स्पेस काफी अच्छी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, टाइमली सब कुछ था हमारा, तो मजा आ गया था। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, जो केफ्लाविक एयरपोर्ट है वो काफी दूर है मेन रेक्याविक सिटी से, तो अपनी बस और शटल, कभी कभी आइसलैंड एयर भी बुक करती है शटल सिटी तक के लिए, या आप खुद से अलग से टूर गाइड से भी कर सकते हैं। तो ये सब पहले से बुक कर लेना क्योंकि कैब्स बहुत एक्सपेंसिव होती है वन साइडेड। और अगर आपने कैंपर वैन या गाड़ी बुक करी है सेल्फ ड्राइव तो आप पिकअप पॉइंट तक के लिए फ्री शटल भी ले सकते हैं एयरपोर्ट से। तो आप अपनी कंपनी से चेक कर लेना। और अगर आप टाइम के बाद आ रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स के बाद आ रहे हैं, तब इशू हो सकता है, तो आपको कैब लेके ही जाना पड़ेगा उनके पिकअप पॉइंट तक। तो ये सारी चीजें पहले से ही सॉर्ट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं वीडियो के पार्ट पे विच इज वीजा, जो कि आपको शेंगन वीजा चाहिए होगा आइसलैंड कवर करने के लिए। जैसे अगर आप सिर्फ आइसलैंड जा रहे हैं तो आप आइसलैंड के एम्बेसी पे अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप किसी और कंट्री को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो आई विल से कि फ्रांस के ज्यादा चांसेस है आपके वीजा मिलने के, तो आप फ्रांस अप्लाई कर सकते हो। एंट्री फ्रांस में ले सकते हो कुछ दिन घूम के, देन यू कैन हेड टुवर्ड्स आइसलैंड। शेंगन वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में अटैच कर रखी है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज ट्रांसपोर्टेशन। तो आइसलैंड में आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, बसेस बहुत ही लिमिटेड सिटीज पे जाती है, वो भी सिर्फ पीक टाइम पर, तो आप उसके पे डिपेंडेंट रह के नहीं घूम सकते आइसलैंड को। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो आपने टूर एंड ट्रैवल से पैकेज बुक कर रखा है जो आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रख लेगी, या फिर आप रेक्याविक सिटी को सेंटर में रख के डे टूर्स भी कर सकते हो। मतलब आप आसपास के एरियाज जा सकते हो, साउथ में और थोड़े से वेस्ट में, बट अगर आप ईस्ट या नॉर्थ की एरियाज प्लान कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो आई विल से द बेस्ट इज टू सेल्फ ड्राइव, एंड उसमें भी 2 ऑप्शन है। आप कैंपर वैन ले सकते हो और कैंप साइट्स पे पार्क कर स्टे अपने कैंपर वैन में कर सकते हो, उससे आपका स्टे का खर्चा बच जाएगा। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे कैंपर वैन का टूर भी दे दूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा जिसमें हम रुके थे। आप सेल्फ ड्राइव कार्स भी ले सकते हो, एयरबीएनबीज या हॉस्टल्स बुक कर सकते हो, ये भी काफी है। बट अगर आप रीजनेबल ऑप्शन देखो तो कैंपर वैन ज्यादा है एज कम्पेयर टू
तो कार एंड एयरबीएनबी कॉस्ट। तो इस तरह से आप अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन सॉर्ट कर लेना। एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कंट्री है ये अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो। वॉशरूम्स की बात आई, जितनी भी कैंप साइट्स पे जैसे आपके जो कॉमन रूम्स होते हैं, वॉशरूम्स, किचन, सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह चार्जिंग स्टेशन एंड सब कुछ है, तो आप ईजिली सेल्फ ड्राइव कर सकते हो आइसलैंड पूरी कंट्री। 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, wedu.is और road.is। इसमें आपको लाइव अपडेट्स मिलेगी आइसलैंड की कि कौन सा टाइम चल रहा है, बेस्ट है, कौन से लाइव रोड्स वेकेंट है, कौन से रोड्स पे इशू है। जैसे हम ठंड में गए थे तो कई रोड्स पे स्नो जमी हुई थी, तो हमें वो लाइव अपडेट्स पूरे मैप पे दिख जाती है, तो हम उस हिसाब से अपना डायनेमिक डिसीजन ले पा रहे थे कि आगे जाना है या नहीं जाना है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि इंडियन लाइसेंस आपका वर्क करता है आइसलैंड में, कोई इशू नहीं है, लाइसेंस वर्क करता है, बट लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ दी करेंसी। तो आइसलैंड में आइसलैंडिक क्रोनास करके है, वो चलता है एज अ लोकल करेंसी, बट ये पूरी कंट्री में कार्ड बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। तो आप पेट्रोल पंप पे भी आपको सारे ऑटोमेटेड मशीन है, वहाँ पे कोई कैश लेने वाला है ही नहीं। तो आई विल रिकमेंड कि 80% तो आप अपना अमाउंट कार्ड में ही रखें और 20% बचा हुआ आप अपने साथ कैश रख सकते हैं। बट आपके सुपरमार्केट से लेके छोटे से छोटे स्टोर से लेके कैंप साइट का पेमेंट हर जगह कार्ड्स एक्सेप्टेड होते हैं। तो अगर आप अपना डिसेंट 4x 0 मार्कअप वाले कार्ड्स लेके जा रहे हैं, सारे वर्क कर जाएंगे वहाँ पर। दूसरी चीज़ कि आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, तो जैसे हमने ATM से पहुँचते ही वहाँ से थोड़ा सा विड्रॉ कर लिए थे, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको टेक्निकली। बहुत रेयर 1-2 जगह का ही कैश का इशू आ सकता है, बट आप अपने साथ रख सकते हो कितने भी रिमोट एरिया में जाओ तब भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज सिम। तो आइसलैंड में जैसे हमने ले ली थी, पेरिस से हमने एक सिम ले ली थी ऑरेंज करके एक कंपनी की, तो वो पूरे शेंगन एरिया की लिमिटेड कंट्रीज़ है वहाँ पे चलता है। तो उसका पैकेज था 6000 के आसपास आपको सिम मिलती है फॉर 30 डेज़ वैलिडिटी। तो आप ऐसे ही कंपनीज़ की सिम ले सकते हो ईजिली। एंड आइसलैंड में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी नेटवर्क की। कुछ एरियाज़ होंगे रिमोट, तो अगर आप सेल्फ ड्राइव कार्स ले रहे हो और या फिर आप अपनी कैंपर वैन ले रहे हो, तो वो लोग भी आपको टैब में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मान लो आपने एक ही सिम ली है और आपको बैकअप में और सिम चाहिए, तो उनका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है बहुत बढ़िया होती है। हम हॉटस्पॉट ले लेते थे अपने कैंपर वैन के मैप्स पे, जैसे उनके टैब पे जो नेट था, एंड उससे हमारा काम काफ़ी चल जाता था। तो आई विल रेकमेंड कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फूड। आप नॉन वेजिटेरियन तो आप फिशेस ट्राई कर सकते हो, वहाँ की बहुत अच्छी होती है, फेमस होती है, क्योंकि रिवर्स और पानी बहुत अच्छा है वहाँ का। बट वेजिटेरियन के लिए सुपरमार्केट्स में भी बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक बेसिक ग्रोसरीज मिल जाएगी आपको। बट अगर आप पैकेट फूड्स ढूंढ रहे हैं या कुछ भी, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एट ऑल गुड इन टेस्ट। तो आई रेकमेंड इंडिया से प्लीज़ पैकेट फूड लेके जाओ। कैंपर वैन में बना सकते हो, उसमें आपको स्टोव मिल जाता है, आप अपने हॉस्टल एयरबीएनबीज में भी बनवा सकते हो, तो बहुत ईजिली है। और जो मील्स आप बाहर कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि पर पर्सन मिनिमम आपके 2000 रुपीज़ पर डिश आपका आराम से लग जाएगा INR, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। तो इस हिसाब से आपका दिन का कॉस्टिंग हो जाएगा। और अगर बात रही लोकल कुजीन की, तो आप वहाँ पे वेजिटेरियन हो तो वहाँ का एक लोकल फेमस योगर्ट होता है, कुछ तरह की फेमस ब्रेड्स होती है, मैं नाम यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ, वो विजिट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज स्टेज। तो अगर आपने कैंपर वैन किया है तो आपका स्टे सॉर्टेड रहेगा। जितने लोग हैं उस हिसाब से आप कैंपर वैन ले सकते हैं। जैसे हम 2 लोग गए थे तो हमारी कैंपर वैन ऐसी कुछ दिखती थी। एंड चलो मैं आपको इसका छोटा सा टूर देती हूँ। तो बेसिकली ये है हमारा वाटर टैंक, जहाँ पे 15 लीटर का पानी आप स्टोर कर सकते हो। एंड देन आप इसको जब ऐसे करते हो, यहाँ से पानी ये यहाँ से सक करके, एंड यू कैन वॉश योर डिशेज एंड ऑल। फायर एक्सटिंग्विशर है एंड यहाँ पे स्टोरेज है, एंड यू गेट दिस पैन एंड ब्रश टू क्लीन योर कैंपर वैन। दिस इज द मिनी किचन, जहाँ पे यू गेट दिस स्टोव, जहाँ पे आप सेट करके खाना बना सकते हो। दिस इज़ द फ्रिज, 4 डिग्री का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, यू कैन स्टोर योर थिंग्स। एंड ये सिंक है। देन वी हैव सम स्टोरेज स्पेस हियर, जिसमें यूटेंसिल्स है, एंड हमने सारे जो अपने खाने का लाया था एंड ऑल, सब एवरीथिंग इज हियर। तो दिस इज़ द मिनी किचन सेटअप। यहाँ पे हमें ये छोटे छोटे बास्केट्स दी गई है ताकि आप अपने गंदे कपड़े रख लो। इसके साथ ये हमारा बेडिंग सेटअप, इसको थोड़ा सा सेट किया है। इनफ स्पेस है फॉर 2 people फॉर श्योर। दिस इज लाइक अ क्वीन साइज बेड का साइज है। नीचे यहाँ पे सारा स्टोरेज स्पेस है, जहाँ पे हमने अपना सारा सामान रखा हुआ है। इसके 2 तरह का सेटअप है, एक है ये पूरा बेड सेटअप है, एंड एक होता है जिसमें आप यहाँ पे टेबल है, मैं दिखाऊंगी, टेबल बन जाती है, एंड देन यू हैव अ सीटिंग स्पेस। तो ज़रूरी नहीं हमेशा बेड सेटअप रहे, बट थोड़ा कन्वीनियंट रहता है अगर रहता है, नहीं तो रोज़ रात को आपको चेंज करना पड़ता है। इट्स अप टू यू। यहाँ पे हीटर है, सो बेसिकली ये
स्पेस है जहाँ से, तो यहाँ पे आप इसको खाली रखो एंड यहाँ से आपका गर्म हवा आएगी और रात को आप आराम से ठंड में भी आराम से अच्छी नींद सो सकते हो। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ आइटिनरी। सो आइसलैंड की वैसे तो पूरी रिंग रोड बहुत फेमस है, जो यूजुअली लोग समर्स में करते हैं। डे 1 तो आप पहुंचे हो आइसलैंड, आपने रेस्ट किया, आप तो आप रेक्याविक से स्टार्ट करोगे नेक्स्ट डे एंड गोल्डन सर्कल कवर करोगे। उसमें आप ये सारे पॉइंट्स देखोगे। आप शुरू करोगे थेंगविलर नेशनल पार्क से, वहाँ पे आप सिल्फ्रा में स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। इमेजिन करो आप टेक्टोनिक प्लेट्स भी देख सकते हो स्नॉर्कलिंग करते हो, और उसके लिए आपको स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो ड्रेस होती है ड्राई सूट वो खुद से ही फ्लोट करती है। देन आप जा सकते हो आगे गेज़र की तरफ, जहाँ पे बहुत हाई प्रेशर में एक आपको दिखेगा वाटर निकलता हुआ उस गेज़र से, तो काफ़ी सुंदर है। वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी है, तो आप लंच के टाइम जा सकते हो। उसके बाद वहीं से पास में गुल्फोस वाटरफॉल है, जो कि विंटर्स में बहुत ड्रीमी है और समर्स में भी बहुत ज़्यादा ग्रीन और बहुत सुंदर है, मिस मत करना। लास्ट पॉइंट है कैरेट क्रेटर, जो मैं हाईली ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगी, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हो। इट्स लाइक बहुत ही रेड शेप का, बहुत पुराना, आपको ऐसे लगेगा कि एक वॉल्केनो के शेप में है एंड नीचे हम जब गए तो पूरा जमा हुआ था। इट वॉज ब्यूटीफुल, पर उसकी एंट्री फीस थी एंड थोड़ा सा हाइक था एंड वी फेल्ट कि हम इसको स्किप कर सकते थे, बट हमारे पास टाइम था तो वी कवर्ड दैट पॉइंट। तो गोल्डन सर्कल में आप ये सारी जगह देख सकते हो। उसके बाद डे 3 एंड 4 आप जाओगे टुवर्ड्स सर्दर्न आइसलैंड। तो साउथ में आपके पास बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ हैं, बट हम स्टार्ट करते हैं विक से। तो विक के आसपास आपके एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, इसको बिल्कुल मत मिस करना, बहुत सुंदर है। दूसरा है आपका विक का जो चर्च है। थर्ड है जो विक का ब्लैक सैंड बीच है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे पर आप सिग्नल देख के जाना अंदर। कभी कभी चांसेस होते हैं कि हाई टाइड्स की वजह से वेव्स बहुत ज़्यादा हार्श होती है और डेंजरस हो जाती है, तो वो देख के ही अंदर जाना। इस सबको कवर करने के बाद में आप जो DC-3 प्लेन क्रैश है, अगर आपने दिलवाले में गेरुआ मूवी देखी हो, वहीं शूट हुई है, तो वो भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, 1 घंटा आपका वॉकिंग होगा। वैसे आप शटल भी बुक कर सकते हो जो आपको डायरेक्टली उस पॉइंट पे छोड़ देगी, बट वी वॉकड, सो अराउंड 50 मिनट्स लगे थे जाने और फिर वापस आने में भी अराउंड 50 मिनट्स। तो इस हिसाब से आप विक के आसपास के सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। बट यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन साउथ कोस्ट का है, वो है ग्लेशियर। सो अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो आप यहाँ पे ग्लेशियर हाइक कर सकते हो। इमेजिन आप ग्लेशियर के अंदर जाकर, जो एयर ट्रैप्ड होती है आइस के अंदर, और इतना सुंदर कलर, नेचुरल, बहुत ही सुंदर लगता है, वो देख सकते हो। बट अगर आप समर्स में जाते हो तो आप ग्लेशियर तो आपको वैसा नहीं दिखता है एज अ केव, बट वो पूरा लगून होता है जहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है, और ग्लेशियर पूरा नहीं पिघलता है, तो आप वो नज़ारे देख सकते हो। छोटे छोटे हाइक्स है और वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल है जिनके आप हाइक कर सकते हो। तो 2 दिन आपके ईजिली लग जाएंगे। और जैसे हम जो स्टॉप्स पे रुके थे, वो था हमारा फर्स्ट स्टॉप, हम हेला में रुके थे एंड देन फिर हमने हॉफन में रुके थे। इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स कवर किए थे। एंड ग्लेशियर लगून के बाद में डायमंड बीच जाना मत भूलना। तो यूजुअली क्या होता है कि जब समर्स में वो जब सारा ग्लेशियर पिघलने लगता है, जो वो आइस होते हैं बड़े बड़े चंक्स, वो बीच की तरफ आ जाते हैं। तो उस बीच पे बड़े बड़े आपको आइस के टुकड़े दिखेंगे जो डायमंड की तरह चमकते हैं। सो से डायमंड बीच इसीलिए वो फेमस है। आप वहाँ पे भी जा सकते हो, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें। तो ये हो गया आपका साउथ कोस्ट कवर। अब है पॉइंट, अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो आप जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाओगे वैसे वैसे रोड्स आपकी थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जाएगी, स्नो और आइस जमी होगी। तो हमने अपना स्टॉप हॉफन तक लिया था, हम वापस आ गए थे एंड फिर हम वेस्ट की तरफ निकल लिए थे। बट समर्स में यूजुअली रिंग रोड में लोग ऊपर जाते हैं, तो आप ईस्ट आइसलैंड में जा सकते हो और ये सारे कवर कर सकते हो पॉइंट्स। मेजर है, अगर आप समर्स में आ रहे हो तो नॉर्थ आइसलैंड जाना, एंड वहाँ पर अगर आपको वेल बहुत पसंद है तो वेल वॉचिंग टूर्स होते हैं। एंड बहुत सबसे सुंदर आइसलैंड का जो वाटरफॉल है डेटीफॉस, वो वहीं पर है। मेविटल लेक है, जियोथर्मल बाथ भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है नॉर्थ में। तो आप आक्यूरी करके जगह है, उस तरफ जाइए और ये सारे पॉइंट्स कवर कर ली। पर पूरा नॉर्थ कवर करके वापस वेस्ट की तरफ आने के लिए आपको मिनिमम 3 डेज़ लगेंगे। मैं उसमें आना जाना एंड देन आप सारे पॉइंट्स कवर किए हो, तो नेक्स्ट 3 डेज़ आपके पूरे नॉर्थ कवर करने में लग गए। उसके बाद अब आपके पास अब बचेगा, आपके पास अगर 3 दिन है मान लो, तो आप वेस्ट में स्नेफलनेस है, जो मिनी आइसलैंड कहा जाता है, वहाँ जाना मत भूलना। बहुत सुंदर जगह है और आइसलैंड का सबसे फेमस माउंटेन किर्क जुफेल नाम से, वो वहीं पर प्रेजेंट है और आपने इसकी फ़ोटो ज़रूर देखी होगी, तो वहाँ ज़रूर जाना। अर्नस्तापी करके जगह है, बहुत सुंदर सुंदर चर्च, ब्लैक चर्च आपको वहाँ पे एक मिलेगा। तो ये सारी जगह आप कवर कर सकते हो। दिन ज़्यादा है तो आप हाईलैंड्स की तरफ जा सकते हो, वो थोड़ा सेंट्रल ऑफ आइसलैंड है। ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है बट बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप्स है। और वैसे ही टाइम ज़्यादा है तो वेस्ट फियॉर्ड्स की तरफ भी जा सकते हो, जो ठंड में तो एक ड्रीमी शहर बन जाता है पूरा।
तो ये सारी जगह है, इस तरह से आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हो। और लास्ट डे टूवर्ड्स रेक्याविक आकर आप ब्लू लगून, स्काई लगून जाना है आपको। हमने एक बहुत अच्छा लगून देखा था क्रोमा जियोथर्मल स्पा का, वो बहुत ही सुंदर था। 5 डिफरेंट उसमें आपके पूल्स थे, अलग अलग टेम्परेचर के, सोना, स्टीम, सब कुछ था। तो अगर आपके स्काई और ब्लू लगून बहुत हाइप्ड है, वहाँ जाने का मन नहीं है और थोड़े कम बजट में आप ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हो, तो आप क्रोमाबाद भी जा सकते हो। इस तरह से आप अपनी पूरी आइसलैंड की ट्रिप आराम से आइटनरी कवर कर सकते हो अपने सेल्फ ड्राइव करके, एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अब हम चलते हैं वीडियो की नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड का टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आइसलैंड सच में बहुत महंगी कंट्री है। शुरू करते हैं फ्लाइट से। तो फ्लाइट्स आपको अराउंड 1.2 to 1.5 लाख पर पर्सन आराम से पड़ जाएगी रिटर्न फ्रॉम इंडिया। अभी डिपेंड करेगा कौन से टाइम पे आप बुक कर रहे हो, कौन सी फ्लाइट आपने एयरलाइन चूज़ की है, कहाँ आपका लेओवर है, कितने घंटे का लेओवर है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। बट बहुत कंफर्टेबल फ्लाइट इतने की आपके आराम से पड़ जाएगी, डिसेंट। ये भी लेओवर के साथ है, डायरेक्ट नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं वीज़ा की। तो शेंगन वीज़ा अराउंड 10 to 12 के, ये डिपेंड करेगा आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हो, खुद से कर रहे हो, बट ये ऑन एन एवरेज है। थर्ड हम बात करते हैं कैंपर वैन या गाड़ी अगर आप बुक करते हो, तो 6 to 7 डेज़ का मैं एवरेज बताऊँ, अगर 7 डेज़ का तो 1.5 लाख के आराम से लग जाता है। गाड़ी का थोड़ा कम होगा, गाड़ी का अंडर 1 लाख आपका हो जाएगा। उसमें भी मैं एक नॉर्मल सेडान लेके चल रही हूँ। उससे ज़्यादा आप अगर करते हो तो और बढ़ता जाएगा। कैंपर वैन भी मैंने 2 लोगों वाली कैंपर वैन का एवरेज लिया है। और फ्यूल अलग है, क्योंकि इस कैंपर वैन के चार्ज में आपके इंश्योरेंस चार्ज जो मैंडेटरी है वो लेना होता है, वो अराउंड 20K का होता है, वो इंक्लूडेड है। बट फ्यूल चार्जेस अलग है, और फ्यूल काफ़ी महंगा है, अराउंड 120 रुपीज़ था INR पर लीटर। फ्यूल काफ़ी महंगा है, तो 30-40,000 अगर आप 10 दिन के लिए आ रहे हो तो 40,000 मान के चलो आपका फ्यूल में भी लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कवर करके नेक्स्ट जो आपका आता है फूड अगर आपने खुद से ले लिया पैक फूड तो आप इसको माइनस कर लीजिए। बट अगर आप वहाँ पे खा रहे हैं तीनों मील्स, 7 से 8 हज़ार रुपये आपके आराम से लग जाएंगे पर डे पर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एक्टिविटीज़ की, तो जैसे ग्लेशियर हाइक कर रहे हो तो 10 to 12K पर पर्सन लग जाता है। स्नॉर्कलिंग कर रहे हो तो भी इतना ही लग जाता है। तो मैं 30 to 40,000 की रेंज बोलूँगी। इसमें अगर आपने गाइडेड टूर्स जो छोटे छोटे अगर आपने चूज़ किए, वेल वॉचिंग कर रहे हो तो और लग जाएगा, डिपेंड करता है। ये ऑन एन एवरेज मैं 30-40K लेके चल रही हूँ, और बाकी सारे छोटे मोटे सारे ये कॉस्टिंग है। तो 3 लाख पर पर्सन इज़ वेरी डिसेंट एंड गुड बजट आई विल से फॉर आइसलैंड। उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा आपका स्टे। क्योंकि जब आप एयरबीएनबीज़ पे अगर आ गए, लाइक स्टे एज इन योर कार प्लस एयरबीएनबी, तो और बजट बढ़ जाएगा। बिकॉज स्टेज का मैंने हॉस्टल देखा था 5,000 रुपीज़ पर डॉम बता रही हूँ मैं, आराम से लग जाता है पर नाइट पर पर्सन। और अगर आप एयरबीएनबीज़ कर रहे हो तो 10,000 से रेट स्टार्ट होती है, जिसमें बहुत डिसेंट वाले होते हैं, लाइक लिटरली छोटा सा रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना है कि 10-12,000 में आपको कुछ लग्जूरियस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हो, और इतना मिनिमम बजट आप रख सकते हो फॉर अ डिसेंट ट्रिप टू आइसलैंड। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पैकिंग फॉर योर आइसलैंड ट्रिप। तो देखो, आइसलैंड अगर आप समर्स में जा रहे हो, विंटर्स में जा रहे हो, आपको कुछ चीज़ें तो हमेशा रखनी है। आइसलैंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, विंडी है, और बारिश कभी भी आ जाती है। तो आपको एक रेनकोट ज़रूर से रखना है। दूसरी चीज़, आपको जैकेट जो होती है फ्लीस डाउन जैकेट, वो आपको ज़रूर से रखनी है, एक मिनिमम। अब आप वार्मर्स समर्स में जा रहे हो तो आप रख सकते हो, इट्स गुड टू हैव। एंड ग्लव्स एंड सॉक्स तो रखना समर्स में भी, डिसेंट पतले वाले। बट विंटर्स में जा रहे हो तो ये 2x हो जाएंगे, उतने ही मोटे होने चाहिए। स्नो पैंट्स होनी चाहिए विंटर्स में, और एक और लेयर होनी चाहिए मिनिमम। कैप्स एंड ऑल तो आपको ठंड हो या गर्मी लेके ही जाना है। एंड इट्स सुपर विंडी तो बालाक्लावा आप लेके जाना, एंड अम्ब्रेला का कोई काम नहीं है। शूज़ अच्छे लेके जाना, डिसेंट हाइकिंग वाले शूज़ जो डीकैथलॉन के जैसे आते हैं, इट्स क्वाइट डिसेंट। बहुत ज़्यादा स्लिपरी स्नो वाले मत लेके जाना, स्पोर्ट शूज़। हाँ, तो ये सारी चीज़ें लेके जाना। अगर आप कैंपर वैन एंड ऑल में जा रहे हो तो अपने साथ एक छोटा टॉर्च लेके जा सकते हो। अगर फूड की बात की जाए तो आइसलैंड में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वहाँ पे फूड टूर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो रेक्याविक सिटी में आप फूड टूर चूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया होते हैं। आपको लोकल कुजीन बताया जाता है। रेक्याविक में बहुत सारे कैफ़ेज़ है और नाइट लाइफ अच्छी है, तो आप वहाँ पे वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो। शॉपिंग के लिए अगर आपको मैग्नेट्स एंड ऑल चाहिए तो प्लीज़ वो, अगर आपको डिसेंट रेट पे चाहिए तो रेक्याविक के जो मेन सिटी सेंटर है, वहाँ के छोटे छोटे जो आपको शॉपिंग मार्केट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको डिसेंट रेट में मिलेंगे। जस्ट अ टिप, बिकॉज बाकी जगह बहुत महंगे दिखे मुझे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आइसलैंड में, पूरे आइसलैंड में सिर्फ रेक्याविक में एक शॉप है, वो भी बहुत लिमिटेड स्टॉक और बहुत एक्सपेंसिव है।
तो अपनी सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री से आप लेके आना, अदरवाइज़ पूरी आपको कंट्री में जो सुपरमार्केट्स होते हैं यूजुअली यूरोप में आपको मिल जाती है, पर यहाँ पे नहीं मिलती है। आई थिंक 3% या 3.33 कुछ परसेंट है, उससे ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज नहीं होती है, मुझे वहाँ जाके पता चला। तो अगर आपको भी इंजॉय करनी है अल्कोहल तो आप बाहर कर सकते हो कैफ़ेज़ एंड बार्स में, बट अगर आप वैसे सुपरमार्केट्स में लेने का सोच रहे हो इस टाइप से, तो ये आप सारा ड्यूटी फ्री से ही ले लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप समर्स में आ रहे हो तो डे लाइट आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं आइसलैंड में, तो आपको 9-10 बजे तक आराम से लाइट मिलेगी, तो आप इजीली घूम सकते हो। बट अगर आप विंटर्स में आते हो तो जैसे आपको पता है कि डे लाइट आवर्स कम हो जाते हैं, तो अराउंड 3-4 बजे या 2-3 बजे से ही आपको अंधेरा दिखना शुरू हो जाता है। एंड जो मेजर मंथ्स है जो क्लाउडी रहते हैं आइसलैंड में, वो रहते हैं आपके नवंबर, दिसंबर, जैन में। कहते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट उसके लिए 2 कंडीशंस चाहिए, क्लाउडी भी नहीं होना चाहिए वेदर, एंड दूसरा कि पूरी डार्क लाइट होना चाहिए। तो अगर आप विंटर्स में नॉर्दर्न लाइट्स के लिए आ रहे हो तो उसके लिए अक्टूबर अच्छा है स्टार्टिंग पॉइंट, या मार्च बेटर है, या फेब एंड भी ठीक है। उसके अलावा आपको दिन ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि रेन हो जाए या क्लाउडी रहे या स्नो स्टॉर्म रहे, तो इस चक्कर में आप नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देख पाओ। और अगर आप समर्स में आते हो तो आप मिडनाइट सन एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर नॉर्दर्न लाइट्स के चांसेस 0 हो जाएंगे। बट अप्रैल में अभी जैसे रिसेंटली अरोरा का इतना हाई स्टॉर्म था कि बहुत ईजिली लोगों को अप्रैल में भी दिखा है, तो बहुत ज़्यादा आई विल से कि मई टू अगस्त समथिंग जहाँ पे बहुत मुश्किल होगा दिखना बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स ज़्यादा है, बट बाकी सारे मंथ्स में चांसेस ज़्यादा है। बट आप चूज़ कर सकते हो बेस्ट मंथ विच इज़ अक्टूबर या फिर मार्च विच इज़ बेस्ट। तो इस तरह से आप अपनी पूरी आइसलैंड की ट्रिप प्लान कर सकते हो। एंड आई नो ये मेरी तो बहुत ज़्यादा मेरी बकेट लिस्ट पे टॉप पे थी, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग प्लान कर रहे हो, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू, एंड आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जितने भी अब तक आए हैं। बट अगर फिर भी मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताओ, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।